नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हम लगातार श्रृंखला लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं प्रत्येक शाम 5:30 बजे सोमवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक आधुनिक भारत के लिए। तो इस क्रम में यदि अगर हम देखें तो अब ये हमारा 21वां भाग है। 21वें भाग में आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश भारत के समय में या अंग्रेजों के समय में, जब उनका एस्टैब्लिशमेंट भारत के बहुत सारे जो राज्य थे उनके ऊपर जब उनका कब्जा होना शुरू हो गया, तो उसके बाद उन्होंने अपने जो भारत के जो पड़ोसी देश थे उनके आसपास यानी कि उनसे ये संबंध जो है वो बनाने शुरू किए, जिसमें आप नेपाल का नाम ले सकते हैं, बर्मा का नाम ले सकते हैं, अफगानिस्तान का नाम ले सकते हैं। इस तरीके से तमाम सारी जो जगहें थी जिनके साथ इनके रिलेशंस रहे। इन्हीं रिलेशंस को आज हम समझेंगे। सबसे पहले नेपाल के साथ। भारत यानी कि ब्रिटिश भारत, जब हम भारत कह रहे हैं, ब्रिटिश भारत कह रहे हैं, तो वो भारत नहीं है, बेसिकली भारतीय जो कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि भारत में जो कॉलोनाइजेशन उसका शुरू हुआ है, जो औपनिवेशीकरण शुरू हुआ, उस औपनिवेशिक भारत का जो पहला दौर है, उस भारत के नेपाल के साथ कैसे संबंध थे, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले। तो चर्चा की करेंगे शुरुआत, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं, जैसा कि हर बार मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं, उन पॉइंट्स को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और आप इस लेक्चर की PDF हमसे प्राप्त कर सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप से। अभी तक जितने भी लेक्चर्स थे सभी की PDF आपको दी जा चुकी है। बीच में कुछ लेक्चर्स की PDFs नहीं मिली थी, लेकिन मेरे ख्याल से आप सबको मिल गई हैं, है ना? कोई ऐसा रहेगा जिसको PDFs ना मिली हो? अभी भी PDFs नहीं मिली हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़िए, स्कैन कर सकते हैं या फिर लिंक लिख सकते हैं वीरत दुबे 01। आप हमें सोशल मीडिया में तीनों जगहों पर, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम में आप वीरत दुबे 01 के नाम से आप हमें सर्च करिएगा तो मैं आपको आसानी से प्राप्त हो जाऊंगा। और अपनी किसी भी जानकारी को हमसे शेयर करना चाहते हो या कुछ दुविधा हो, वो पर्सनल नहीं होनी चाहिए, शिक्षा से रिलेटेड होनी चाहिए। एजुकेशन से रिलेटेड कोई दुविधा हो तो उसमें हम आपके साथ जरूर हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। ब्रिटिश शक्ति के सुदृढ़ीकरण की तरफ हम बढ़ चुके हैं और उसमें बहुत सारी चीजों को हम पढ़ते हुए आज हम आंग्ल नेपाल संबंध जो है, सीमावर्ती देशों के जो संबंध हमको देखने को मिलते हैं, उसमें आंग्ल नेपाल संबंधों के बारे में हम जानकारी लेंगे। फिर से एक बार बता दूं, अब आज जो है अगर देखें तो 13 तारीख हो चुकी है और कल से हमारा ये फाउंडेशन बैच शुरू होने जा रहा है। कल वो दिन है जब ये फाउंडेशन बैच आपके लिए शुरू होगा। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बड़ी विशेष प्रबंध जो है स्टडी IQ IAS हिंदी ने किए हैं। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने, स्टूडेंट्स ने, जो एस्पिरेंट्स हैं, उन लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है। यानी बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं या फिर अभ्यर्थी हैं उन्होंने इसमें एडमिशन लिया है। और यदि अगर अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है तो अति शीघ्र इस बैच में एडमिशन लीजिए, और जिससे कि आपका जो PSC क्लियर करने का जो सपना है उसको आप पूरा कर सकें। उसमें अगर कोई रुकावट आ रही हो तो हम उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हमारी पूरी टीम तैयार है। बहुत सारे बच्चों के प्रेम स्वरूप, भरोसे स्वरूप उन्होंने मुझ पर भी भरोसा किया और मेरे कोड का इस्तेमाल करते हुए एडमिशन लिया। उन सभी लोगों को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने मेरे भरोसे पर एडमिशन लिया। और अभी भी कुछ लोग यदि अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, विरद लाइव ये कोड है, इसका इस्तेमाल करके आप आसानी से इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम बात करेंगे आज, क्योंकि भारत और नेपाल के संबंधों की शुरुआत के ऊपर चर्चा हो रही है, तो भारत नेपाल संबंधों की शुरुआत करने से पहले मैं आपको यहां पर मैप दिखा देना चाहता हूं। ये मैप जो है, इंडो नेपाल वाला जो मैप है, अगर आप देखेंगे वर्तमान समय में तो ये नेपाल का कुछ हिस्सा इस तरीके से जुड़ता हुआ हमको दिखाई देता है वर्तमान में। लगभग मैं जरूर बोल दे रहा हूं क्योंकि एग्जैक्ट मैप नहीं है। आप इसको लेकर के ये मत सोचिएगा कि सर ये बॉर्डर तो इधर उधर हो गया। लगभग ऐसा नेपाल वर्तमान में भारत के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं जो ब्रिटिश इंडिया है उसकी बात करें, तो ब्रिटिश और नेपालियों के साथ जो वॉर्स हुए हैं, जो संबंधों के तहत, उस दौरान जो नेपाल का जो हिस्सेदारी है उसकी अगर हम बात करें तो ये इनमें से कई सारे रीजन्स हैं जिसको लेकर के युद्ध हुए। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ये गढ़वाल है, ये कुमायूं रीजन आपको ध्यान रखना है, ये देहरादून रीजन आपको याद रखना है, ये कांगड़ा रीजन याद रखना है। ये सब अभी आपको काम आएंगे, तो लोकेशन में आपको दिखा दे रहा हूं ये कहां कहां पर है। तो ये कांगड़ा है, ये आपका देहरादून, ये गढ़वाल और ये आपका कुमायूं। ठीक है, ये जुमला और ये जो रीजन आप देख सकते हैं मकवानपुर का भी नाम अभी यहां पर आएगा, विजयपुर या विजयपुर, ये भी नाम अभी हम लेंगे। ठीक है, बुटवल,
तो बुटवल का भी नाम अभी आएगा, किस रूप में आएगा उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ये सारे प्लेसेस आप ध्यान रखेंगे। ये गोरखा रीजन है, ये गोरखा रीजन भी मैं आपको यहाँ पर अभी ध्यान दिलाऊंगा। और बाकी आप ये देख सकते हैं, ये काठमांडू है जो कि राजधानी है इस जगह पर, आप देख सकते हैं इसका भी नाम यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, इतना पॉइंट हमको समझना है। और ये सिक्किम है, सिक्किम को भी हमें ध्यान रखना है। एक समय पे सिक्किम पर भी नेपाल ने अधिकार किया और यहीं से एक नदी जाएगी, उस नदी के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। बाकी कुछ दूसरी रिवर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रिवर आपकी जो है ये गंडक जा रही है, ये राप्ती रिवर जा रही है। ठीक है, इस तरीके की कुछ नदियां हैं जिसके ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो नदियों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये पटना वाला स्थान है बिहार के पास का। ये वो लोकेशंस हैं जिनको मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। ये अभी इंडियो नेपाल जब हम वॉर पढ़ रहे होंगे तो इसमें इन सारे लोकेशंस का इस्तेमाल होगा। तो इन लोकेशंस को जो मैंने बताया है, सिक्किम बताया, विजयपुर बताया, मकवानपुर बताया, काठमांडू बताया है, गोरखा बताया है आपको, बुटवाल बताया है, पटना बताया है, जुमला बताया है, कुमायूं है, गढ़वाल है, देहरादून है, कांगड़ा है। ठीक है, ये अवध का रीजन है, ये पूरा इधर का। ये आपको गंडक रिवर बताई है, राप्ती रिवर बताई है। तो ऐसी कुछ नदियां जो हैं हमको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो आई होप कि आपको अब ये मैप आराम से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूं, ठीक है, और आप आसानी से इसको देख सकते हो। तो चलिए अब करते हैं आगे बढ़ते हुए शुरुआत। अच्छा, एक चीज और है, जो कैंपेनिंग हुई है, जो वॉर हुए हैं, जो अंग्रेजों के साथ नेपालियों के जो वॉर हुए हैं, उसमें से कुछ नाम आप देख सकते हैं यहां पर रेड कलर के जो ये तीर दिख रहे हैं ऊपर की ओर। इन जगहों पर कुछ मेजर्स के नाम लिखे हैं, जनरल्स के नाम लिखे हुए हैं। ब्रिटिश अधिकारी हैं ये। इन ब्रिटिश अधिकारियों ने, मेजर जनरल्स ने या जनरल्स ने या तमाम सारे सैन्य अधिकारियों ने ये हमले किए हैं और इन जगहों पर इन लोगों से जीतने का प्रयास किया। इसमें एक नाम आप देख सकते हैं, अमर सिंह थापा का आ रहा है। अमर सिंह थापा के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये गोरखा रीजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 22 राज्य आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्लियर है। यहाँ पर ये मच्छी रिवर जो सिक्किम के पास में है, इस तरीके की रिवर का भी आपको ध्यान रखना है। मेची या मच्छी रिवर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, तो ये हमको ध्यान रखना है कि इस तरीके की चीजें जो हैं वो हमको थोड़ा सा नजर में रखनी चाहिए। ठीक, अभी इसको पढ़ने से क्या होगा कि आपको बड़ी आसानी हो जाएगी इन सब चीजों को समझने में। अब इस मैप को थोड़ा सा ध्यान रखना है, मेमोराइज करना है। आप वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए, चाहे देख लीजिए, समझ लीजिए कहां किसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे ये एक्ट्रोलोनी है का नाम लिखा हुआ है, तो बहुत सारे नाम जो है आपको यहाँ पे ब्रिटिशर्स के देखने के मिलेंगे। चलिए करते हैं अब शुरुआत लेक्चर की, क्योंकि भारत और नेपाल के संबंध को हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं भारत नेपाल संबंध। भारत नेपाल संबंध। ठीक है, अब भारत नेपाल संबंध में भारत वो वाला है जब ब्रिटिश इंडिया की बात हो रही है। अंग्रेजों ने भारत के राज्यों के ऊपर कब्जा करने के साथ साथ भारत के जो सीमांत प्रांत वगैरह हुआ करते थे, यानी जिनको हम पड़ोसी कह सकते हैं, उनके साथ नए नए संबंध जो है वो बनाने शुरू किए। वो उनकी विदेश नीति के अंतर्गत आता है। बेसिकली इसको हम लोग ये अंग्रेजों की विदेश नीति के अंतर्गत रख सकते हैं। ये अंग्रेजों की क्या है, विदेश नीति है। अब विदेश नीति के काफी सामरिक महत्व हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के लिए, और कुछ व्यापारिक महत्व भी हुआ करते थे। उनमें में से कुछ एक आध कारणों को मैं आपके सामने जो है समझ जो है वो चर्चा कर देता हूं उसकी, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि किन कारणों के माध्यम से उन्होंने, अंग्रेजों ने नेपाल के साथ या नेपालियों के साथ जो है वो संबंध रखे। सबसे पहला कारण तो है संचार में जो आधुनिक संसाधन है उनका विकास, और देश में जो भी राजनीतिक और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण जो चल रहा है, जिसके बारे में हम लगातार अध्याय 5 के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। इस सुदृढ़ीकरण के लिए एक प्राकृतिक भौगोलिक सीमाओं का जो अपना विस्तार जो करना चाहते थे, उस विस्तार को सोच करके या मन में रख करके ये एक्सपेंशन या विस्तार जो है वो लिया गया है नेपाल की तरफ। मतलब दो चीजें स्पष्ट हैं यहां से। कुछ आधुनिक संसाधन उनको चाहिए थे। जैसे आप देखिए, ब्रिटिशर्स जो हैं वो क्या हैं, थोड़े ठंडे प्रदेश से आते हैं। आपको मालूम है अंग्रेज हैं, ये यूरोपियन हैं। तो वो जो ठंडा प्रदेश है, ठंडा प्राकृतिक जो प्रदेश है, वो आपको पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तो वो वाला हिस्सा भी काबू वो करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। तो अगर हम देखें तो आधुनिक जो संसाधन हैं उनके विकास के लिए एक कारण तो हमको देखने को मिलता है, आधुनिक संसाधनों के, आधुनिक जो संसाधन है, संसाधन
संसाधनों के विकास के लिए, विकास हेतु। अब ये आधुनिक संसाधनों के विकास हेतु तो एक कारण है ही कि ये जो संचार के माध्यम हैं उनके आधुनिक संसाधन आपको यहाँ पर नेपाल वगैरह में देखने को मिलेंगे। जो मध्य एशिया है उससे कनेक्टिविटी, संचार के रूप में कनेक्टिविटी जो है मध्य एशिया से बन रही होगी। प्राकृतिक भौगोलिक सीमा जो है उसका विस्तार ये चाहते थे। प्राकृतिक भौगोलिक सीमा, भौगोलिक जो सीमा है का विस्तार इनको चाहिए था। प्राकृतिक भौगोलिक सीमा का विस्तार का मतलब क्या हो गया, जो जैसे नेचुरल ज्योग्राफिकल बॉडीज हैं या जो बाउंड्रीज हैं वो इंडिया तक ही क्यों सीमित रखें, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे बना करके रखने चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि आप मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। मित्र तो कभी भी बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी कैसे बदलेंगे, आप जहां पर हैं वो तो वहीं रहेंगे। अब उनके साथ अगर आप मित्रवत व्यवहार रखेंगे तो आपका जीवन जो है वो बढ़िया चलेगा। तो ये अपने आप में एक सीख भी है। तो उस सीख को धारण करते हुए ब्रिटिशर्स जो है अपने जो संबंध है वो रखना चाहते हैं। अब वो संबंध कैसे रखना चाहते हैं, एनी हाउ जो पड़ोसी है वो हमारे कंट्रोल में रहे। दो तरीके हैं, या तो हम उसको डरा धमका करके अपने कंट्रोल में करें या फिर हमारे उसके साथ बहुत मित्रवत व्यवहार हो। तो ब्रिटिशर्स ने इन दोनों में से कौन सी पॉलिसी अपनाई है या फिर दोनों ही पॉलिसी अपनाई है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो कारण है ये तो एक प्रकार के कारण हो गए जिसमें हमने 2 पॉइंट आपको यहां पर लिखा है। ये तो एक प्रकार के कारण हो गए। दूसरे प्रकार के कारण की अगर हम बात करें तो उसमें भारत सरकार की जब हम बात करेंगे तो वो ब्रिटिश भारतीय सरकार होगा। ठीक है, तो भारत सरकार का विदेशी चरित्र, भारत सरकार का विदेशी चरित्र, विदेशी चरित्र भी एक भूमिका निभाता है इस नीति में, इस विदेश नीति में। अब आप कहेंगे सर ये भारत सरकार का विदेशी चरित्र जो है वो किस प्रकार से भूमिका निभाता है? वो इस प्रकार से भूमिका निभाता है कि अगर मान लेते हैं कि ये इंडिया जो है वो अंग्रेजों का ही होता, यानी कि इंडियंस जो है वो बेसिकली ब्रिटिश, आप इंडियंस ना बोले ना ब्रिटिशर्स बोले, तो जिस तरीके की नीति उन्होंने नेपाल के साथ अपनाई, क्या वो वैसी नीति अपनाते? कहीं ना कहीं उन्हें मालूम था कि भारत जो है वो हमारा साम्राज्यवादी आधिकारिक क्षेत्र है। संभवतः उसके संबंध, उस तरीके के भारत के संबंध अगर नेपाल से बिगड़ते भी हैं तो हमारा क्या जाता है, हम तो वैसे भी दूसरे देश के साथ में, हम तो कंट्रोल किए हुए हैं उसको। अगर कल को कुछ संबंध खराब भी होता है तो भारत का होगा, हमारा क्या जाएगा, हम तो यूरोप में बैठे हैं। इसलिए भी वो स्वतंत्र थे, इसलिए भी वो उत्सुक थे, इसलिए भी वो निडर थे। इसको बोलते हैं ना कि काहे का भय है, कुछ खोने और पाने का भय है नहीं। आक्रमण करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही। संबंध खराब होंगे तो होने दीजिए, अच्छे होंगे तो मेरा फायदा, खराब होंगे तो हमारा कौन सा खराब जा रहा है, वो तो भारत के संबंध खराब होंगे। तो एक स्वतंत्र देश की जो विदेश नीति होती है वो अलग होती है। स्वतंत्र देश की विदेश नीति जो है वो काफी हद तक समझौतों पर निर्भर करती है। कुछ आप झुक जाइए, कुछ हम झुक जाएं, कुछ हम आपकी बात मान लें, कुछ आप हमारी बात मान लें, यही होती है स्वतंत्र देश। जैसे आज भारत के नेपाल के साथ संबंध कैसे हैं, हालांकि पिछले कुछ वर्षों में थोड़े से संबंध नेपाल की तरफ से खराब होने के प्रयास किए गए, जिसमें सीमा विवाद लेकर के शायद उसमें चाइनीज इन्फ्लुएंस ऐसा माना जाता है, खबरों में था, चर्चा में था। आप लोगों ने सुना होगा कि वो जो काला पानी वाला रीजन है वहां, उसकी चर्चा भी अभी हम यहीं पे करेंगे। वो काला पानी वाला जो रीजन है उसकी चर्चा भी हम करेंगे। उसका बेस भी इसी आंग्ल जो नेपाल संबंध है उसकी संधि के अनुसार हुआ है, तो उसको भी हम आज इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। बहरहाल एक तो ये चरित्र होता है कि जब आप एक स्वतंत्र देश होते हैं तो उसकी विदेश नीति एक होती है, और दूसरी विदेश नीति होती है कि जब किसी राज्य पर किसी विदेशी द्वारा शासन किया जाता है, जैसे भारत पर विदेशियों द्वारा शासन किया जा रहा था, तो उन विदेशियों द्वारा उस गुलाम देश के जो अगल बगल के जो पड़ोसी राज्य होते हैं उनकी जो विदेश नीति होती है वो बिल्कुल मूलतः कह सकते हैं भिन्न ही होती है, अलग ही होती है, और अलग होगी भी, क्योंकि वहां पर स्वतंत्र देश की जो नीति होती है वो कैसी होती है। स्वतंत्र देश की जो नीति होती है, अगर हम इसमें डिफरेंशिएट करने का प्रयास करें या अगर हम अंतर करने का प्रयास करें, तो स्वतंत्र देश जो होता है, स्वतंत्र जो राज्य होगा या देश जो होगा, उसकी जो विदेश नीति होगी वो कैसी होगी। उसकी जो विदेश नीति होगी, उसकी विदेश नीति में एक खास बात होगी कि वो विदेश नीति ऐसी बनाएगा जिससे उसकी जो
आम जनता है, आम जनता जो है उसके लिए वो हितकारी हो, हितकारी, यानी ऐसी नीति बनेगी जो उसकी देश की जनता के लिए, उसके आम नागरिक के लिए हितकारी हो, उसकी आवश्यकताओं के आधार पर आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा, यानी कि उस जनता का को किस चीज की आवश्यकता है, किस तरीके से उस पर्टिकुलर देश के ऊपर डिपेंड होना चाहते हैं, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए नीति बनाई जाती है। लेकिन जब पराधीन देश की यही स्वतंत्र ना होकर के यही कोई पराधीन देश हो, तो पराधीन जो देश है या जो राज्य है उस पर शासन करने वाला जो है, उसका जो शासक है, यानी उसके ऊपर जो अपना रूल कर रहा है, जैसे भारत के ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, तो उनकी जो विदेश नीति होगी वो अपनी विदेश नीति में क्या देखेंगे? क्या वो अपनी विदेश नीति में ये वाला पॉइंट देखेंगे जो आप ऊपर देख रहे हैं, आम जनता के लिए हितकारी हो और लाभकारी हो, आवश्यक चीजें हो? ऐसा नहीं होगा। ये नीति डिपेंड होगी शासक देश के हितों की पूर्ति कैसे हो, यानी ये शासक जो है इसकी विदेश नीति में क्या करेगा, ये अपने का मतलब हो गया शासक देश, शासक जो देश है के हितों की पूर्ति, के हितों की क्या करेगा, ये पूर्ति करेगा। तो इस तरीके की विदेश नीति होती है। तो ये विदेशी जो चरित्र है, ये विदेशी चरित्र काफी योगदान दे रहा है इस मामले में कि भारत और नेपाल जो है वो संबंध कैसा होने वाला है। उस समय तक नेपाल भी ऐसा नहीं है कि साम्राज्यवादी नहीं है, प्रसारवादी, साम्राज्यवादी नहीं, प्रसारवादी नीति नेपाल ने भी अपनानी शुरू करी थी 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो। लेकिन अभी हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो उनका यह विचार था कि एशियन कंट्रीज जो हैं, यानी एशियाई जो देश हैं, अफ्रीका में जो साम्राज्यवाद है उनका, वहां में ब्रिटिश सरकार के दो प्रमुख हम कह सकते हैं कि लक्ष्य थे। अगर हम एशिया की बात कर रहे हैं तो उसमें भारत मुख्य है। अफ्रीकन कंट्रीज पे भी आपको मालूम ही है सब लोगों को कि अंग्रेजों का अधिकार रहा है, और जैसे गुलामी जो है भारत के लोग करते रहे वैसे अफ्रीकन कंट्रीज के लोग भी करते रहे काफी बुरी स्थिति में। तो एशिया और अफ्रीका को लेकर के, एशिया और अफ्रीका जो है, इन दोनों को लेकर के अगर हम देखें तो अंग्रेजों के लक्ष्य क्या हैं, अंग्रेजों के लक्ष्य क्या हैं, उसी लक्ष्य को साधने के लिए ही ये विदेश नीति यहां पर आ रही है पड़ोसियों के साथ में, सीमांत प्रदेशों के साथ। तो दो प्रमुख लक्ष्य हैं। पहला, अगर हम एशिया की बात करते हैं तो जो बहुमूल्य भारतीय साम्राज्य है उसकी रक्षा करना। अगर हम एशिया के संदर्भ में बात करें, और बेसिकली हम एशिया के संदर्भ में ही बात करेंगे कि जो भारत के साथ जो उनके संबंध हैं, जो बहुमूल्य साम्राज्य उनका है, भारत का जो बहुमूल्य साम्राज्य है, इस साम्राज्य की रक्षा करना, मतलब इसको जो है उसको अपने अंडर में रखना। क्यों? क्योंकि भाई इन राज्यों पर, एशिया में भारत है या एशियन कंट्रीज दूसरी भी हैं, इस पे केवल यूरोपियंस के तौर पर अंग्रेजों की नजर थोड़ी है भाई। मान लेते हैं कि अंग्रेजों ने भारत से तमाम सारे विदेशियों को हटा दिया, लेकिन एशिया में तो दूसरी कंट्रीज भी हैं। अगर उन पर फ्रांसीसियों का अधिकार बढ़ जाए एग्जाम्पल के तौर पर, तो फिर कहीं ना कहीं भारत में आगे चल करके वो चुनौती फिर देंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत की अगर चुनौती जो उन्होंने जीती है, अगर वो उसे बरकरार रखना चाहते हैं, आपने देखा बक्सर का युद्ध हुआ, आपने देखा प्लासी का युद्ध हुआ, तो इन सब से इसके पहले आपने देखा कि किस तरीके से दक्षिण भारत में कर्नाटक को प्राप्त किया है उन्होंने, मद्रास को प्राप्त किया है, हैदराबाद के ऊपर काबू करने का प्रयास किया है, बंबई को अपने अंडर में किया हुआ है, सूरत को अपने अंडर में किया हुआ है। तो ये जो सारे प्रदेश हैं उसकी रक्षा करना भी इन्हीं का कर्तव्य रहेगा, क्योंकि अगल बगल के जो देश है, जैसे सिंध मान लेते हैं फ्रांसीसियों को हो जाता है, हम मान लीजिए कि नेपाल फ्रांसीसियों को हो जाता है, मान लीजिए कि बर्मा फ्रांसीसियों का, तो कितना दबाव हो जाएगा फ्रांसीसियों का इस भारत के ऊपर, और भारत हो सकता है इनके हाथ से निकल जाए, क्योंकि आसानी से तो इन्होंने भी नहीं पाया था। तो ऐसे में इस साम्राज्य की रक्षा करना एक लक्ष्य ये है, और उस लक्ष्य के तहत ये विदेशी नीति सामने आती है। दूसरा, एशियन कंट्रीज यानी कि एशियाई देश और अफ्रीका में जो ब्रिटिश व्यापार है और जो दूसरे आर्थिक हित हैं उनको बढ़ाया जा सके। एक लक्ष्य तो आपको यह देखने को मिला। दूसरा लक्ष्य
एशिया और अफ्रीका में। हम लेकिन एशिया पर फोकस रहेंगे भाई, क्योंकि हम भारत में हैं और हम भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए इतिहास को फिलहाल पढ़ रहे हैं, हम विश्व इतिहास की तरफ नहीं जा रहे। तो एशिया अफ्रीका में जो ब्रिटिश व्यापार है, ब्रिटिश जो व्यापार है, तो इस ब्रिटिश व्यापार को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, और जो भी आर्थिक हित हैं उनको बढ़ाया जाए। और बेसिकली वो आर्थिक हित जो हैं वो व्यापार से ही बढ़ेंगे, आर्थिक हित। तो ब्रिटिश व्यापार और आर्थिक हित को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। अब इन दो लक्ष्यों से प्रेरित होकर के विदेश नीति बनाई गई है। देखिए, अगर वो इन पड़ोसी राज्यों को भारत के साथ साथ काबू करके रखते हैं तो उससे लाभ क्या होगा? उससे लाभ ये होगा कि नए संसाधन खुलेंगे व्यापार के, नए जो कनेक्शंस हैं यूरोप में, यूरोप के मध्य एशिया के साथ जो संबंध है वो अच्छे हो जाएंगे, व्यापारिक मार्ग नए नए जो होंगे उनके ऊपर काबू कर लेंगे, और उससे दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज यानी यूरोपियन देशों के पूरब के साथ जो व्यापार हैं उस व्यापार को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो विदेशी नीतियां हैं वो इन्होंने अपनाई हैं। तो ऐसे में चाहे जैसे भी करके उन जो पड़ोसी जो राज्य हैं उनके ऊपर काबू करना उनकी मजबूरी ही हो जाती है, और स्वाभाविक सी बात है उसके लिए वो युद्ध करने के लिए भी तैयार है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये युद्ध हो रहे हैं, भाई पैसा बहुत है, बहुत बड़ी भारतीय सैन्य शक्ति जो है, आपको मालूम है कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि आ चुकी है, इस समय तक बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो बहुत बड़ी सेना भारत के पास में है, ब्रिटिशर्स के पास में बहुत सारा रुपया पैसा है, बहुत सारे राज्यों का सपोर्ट है। तो ऐसे में वो किसी से पहले प्रेम से क्यों संबंध बनाएंगे? वो तो सीधा कहेंगे कि भाई ये राज्य के साथ हमारी संधि है, संधि स्वीकार करो वरना युद्ध के लिए तैयार रहो। तो नेपाल के साथ कुछ ऐसा ही होता है। बहुत सारे युद्ध हुए, हालांकि शुरुआत में गोरखे नेपाली जो है ये बहुत बुरी तरीके से पराजित भी करते हैं और टक्कर भी देते हैं, लेकिन अंततः हाल वही है कि नेपाल के ऊपर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाता है। और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के इस विदेशी प्रसार के लिए जो सैन्य युद्ध होते हैं, इन लक्ष्यों को साधने के लिए जो नीति बनाई जाती है, उस नीति को पूरा करने के लिए जो युद्ध हो रहे हैं, उस युद्ध में अंग्रेजों को कुछ नहीं करना है। उसका जो सारा का सारा खर्चा है वो भारत बर्दाश्त करता था। भारत बर्दाश्त करने का मतलब भारतीय जो राज्य थे, जो भारतीय मित्र राज्य थे, जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता स्वीकार करी थी, कैसे भी करके, चाहे मजबूरी में या खुशी से, उनके ऊपर इन सब का भार डाल दिया जाता था। जैसे करोड़ों रुपए खर्चे हुए थे, अवध की सेना, अवध से उधार लिए थे ब्रिटिशर्स ने, और फिर बाद में रुहेलखंड वगैरह का इलाका जीतने के बाद दे दिया था अंग्रेजों ने। तो इस तरीके के काम करते थे। तो उसमें इनका कुछ नहीं जा रहा है, सिर्फ इच्छा व्यक्त करनी है, सेनानी यही है, पैसा यहीं का है, और अगर जीत गए तो प्रसार होने के बाद वो राज्य हमारा है। तो इस नीति का पालन करते हुए ये वॉर जो है देखने को मिल रहे हैं। अब भारत और नेपाल के संबंध में आगे बढ़ने से पहले, अब आपको समझ में आ गई होगी पृष्ठभूमि क्या है। इस पृष्ठभूमि में और आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा नेपाल के बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो नेपाल है वो आधुनिक नेपाल राज्य की अगर हम बात करें तो वो क्या है, और उनमें कुछ प्रमुख नाम जो है मैं आपके लिए यहां पर लिख देता हूं। आधुनिक नेपाल, आधुनिक नेपाल राज्य, इसकी हम चर्चा यदि करें तो हमको यह पता चलेगा कि आधुनिक नेपाल जो राज्य है इसे दिसंबर 1768 में, मतलब ये जो आधुनिक नेपाल की जो परिभाषा है वो 1768 में तय की जाती है। उस समय पृथ्वी नारायण शाह जो हैं वो नेपाल के एकीकरण के लिए बहुत काम करते हैं और उसे एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्टैब्लिश करते हैं। तो दिसंबर 1768, दिसंबर 1768 में नारायण शाह, यह आपको ध्यान रखना है, क्या नाम याद रखना है? पृथ्वी नारायण शाह। इनके प्रयासों से स्वतंत्र जो नेपाल है, स्वतंत्र नेपाल
उसको स्थापित किया गया था। और इसी नेपाल पर अंग्रेजों की अब नजर पड़ने वाली थी। गोरखा राज्य की स्थापना और उसके एकीकरण के बाद अगर हम देखें तो नारायण शाह जो थे, जिनका नाम मैंने अभी लिखा, ये भी ब्रिटिश साम्राज्य की तरह, जैसे ब्रिटिश साम्राज्य जो था वो आगे की ओर बढ़ रहा था, बहुत सारे राज्यों को कैप्चर कर रहा था, अपने अधीन कर रहा था, तो इन्होंने भी साम्राज्य जो है, बहुत सारे साम्राज्य जो थे वो अपने अधीन करने शुरू कर दिए। जो छोटे छोटे सामंती राज्य थे उस पर विजय करना उन्होंने हासिल करना शुरू कर दिया, फिर वो चाहे अंग्रेजों के ही राज्य क्यों ना हो, किसी के भी राज्य क्यों ना हो। तो और इन्होंने ही नेपाल को एक नया नाम दिया, मतलब नेपाल नाम दिया। 1768 में नेपाल राजतंत्र जो है वो विधिवत स्टैब्लिश हो गया। और आंग्ल नेपाल युद्ध की शुरुआत की अगर हम बात करें कि इस स्वतंत्र नेपाल राज्य के साथ जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज हैं, उनके अगर हम युद्धों की बात करें तो उसकी शुरुआत जो है वो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, उसके समय में यहां पर होती है 1814 के आसपास। और आपने 1814 में या 1815 में, कहीं कहीं 1816 भी लिखा है, वो 15 की संधि कैसी है, वो 16 की संधि कैसी है, 1814 का उस संधि से क्या लेना देना है, उसको हम पढ़ेंगे। संगौली की संधि के बारे में आपने सुना होगा। तो जो संगौली की संधि है वहां हम मुख्य रूप से आंग्ल नेपाल जो संबंध है उसको तलाशने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो ये नेपाल है, इस नेपाल के अंग्रेजों के साथ जो संबंध हमको देखने को मिलते हैं, अंग्रेजों के नेपाल के साथ, जिसको हम आंग्ल नेपाल संबंध कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, आंग्ल नेपाल जो संबंध है, ये संबंधों की जो शुरुआत होती है ये आपको हेस्टिंग्स के समय में देखने को मिलती है। और ये वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है, ध्यान रखना, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है। हेस्टिंग्स, ठीक है, ये कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है। और 1814, 15 और 16 ये समय इसके लिए आप इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे, ये सन। और संगौली की संधि को आप याद रखेंगे। संगोली कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं संगौली लिखा रहता है, ये प्रोनाउंसिएशन के आधार पर है। आप कहीं कहीं संगोली भी पढ़ सकते हैं, संगोली की संधि, ठीक है। अब इसके इफेक्ट्स जो हैं, आज भी ये जो संगोली की संधि है वो कारगर है। वो नेपाल और भारत के बीच में सीमा तय इसी संधि ने ही करी हुई है बेसिकली। तो ये तो आंग्ल नेपाल संबंध जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में शुरू हुए, यानी लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ये आक्रमण होने शुरू हुए होंगे, उसमें जीत हार का सिलसिला शुरू हुआ होगा और फाइनली ब्रिटिशर्स जीत गए होंगे। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो क्या लॉर्ड हेस्टिंग्स के पहले नेपाल राज्य को भारत की तरफ से या भारत के किसी शासक प्रशासक ने विजित करने का प्रयास नहीं किया? तो इसमें एक नाम आप जो है, नेपाल पर हमले का प्रयास जो है मीर कासिम ने किया था, जो बंगाल का नवाब था 1762 में, लेकिन वो उस समय हार गया था। उसके बाद बेहटा के अंग्रेजी गवर्नर्स थे या व्यापारिक रेजिडेंट थे, उन्होंने नेपाल के ऊपर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन वो भी जो है वो हार गए। कुछ समय बाद 1792 में नेपाल और अंग्रेजों की जो है वो कुछ संधि हुई, ये हार जीत के सिलसिले के बीच में। लेकिन वो संधि जो है ज्यादा दिन चल नहीं पाई, क्योंकि नेपाली जो थे, गोरखे जो थे, वो स्वतंत्र स्वच्छंद जीने में विश्वास रखते थे। 1802 की अगर हम बात करें तो कंपनी की ओर से कैप्टन नोवस जो है और कुछ दूसरे ब्रिटिश कर्नल जो हैं वो भेजे गए, उनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल जो है भेजा गया कि संधि की जाए। कुछ पहले 1792 में संधि की गई थी, लेकिन वो संधि जो है नेपाल ने अनएक्सेप्ट कर दी थी। बाद में फिर से प्रयास किया गया 1802 के आसपास कि जो जनरल नॉक्स है वो गया था, कह सकते हैं, संबंध बनाने के लिए नेपालियों के साथ में, तो वो संबंध बन नहीं पाया संधि के माध्यम से। उनका जो, उनके नेतृत्व में जो प्रतिनिधित्व मंडल यहां से गया था, यानी प्रतिनिधिमंडल जो गया था, उस प्रतिनिधिमंडल को खाली हाथ लौटना पड़ा था नेपाल से। तो अब अगर देखा जाए तो प्रारंभिक तौर पे दबाव डालने का जो अंग्रेजों का प्रयास है वो लगभग विफल हो गया है। अब 1804-05 तक ये प्रयास विफल हो गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके बाद ब्रिटिशर्स जो है वो सैन्य जो ताकत जो है उसका इस्तेमाल करना वो शुरू करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, जब बातों से बात नहीं बनी होगी तो वो युद्ध की तरफ आगे बढ़े होंगे। लेकिन नेपाल भी ये बात समझ रहा होगा कि जब हमने उनकी चीजों को इनकार कर दिया है, मना कर दिया है,
तो ये हमसे युद्ध करने के लिए तैयार हो सकते हैं अंग्रेज जो हैं, क्योंकि वो भारत की चीजों को हो सकता है देखते रहे हो ठीक से। इस क्रम में देखा जाए तो नेपाल को भी अपना साम्राज्य विस्तार करना आवश्यक था, उससे ही उसको शक्ति और धन प्राप्त हो सकता था। ऐसे में उसने पूर्व में अगर देखें तो सिक्किम तक अपने राज्य को फैला लिया, पश्चिम में जो कुमायूं गढ़वाल वाला जो रीजन है वहां तक, और दक्षिण में अवध का जो क्षेत्र है उसको जो है वो कैप्चर कर लिया था। अवध के काफी बड़े प्रांत को इन्होंने कैप्चर कर लिया। ये जरा एक बार मैप पे नजर डालते हैं। ये जो नेपाल का रीजन है, इसने अगर देखें तो पूर्व में सिक्किम ये वाला जो प्रांत है, पश्चिम में मैंने आपको बताया जो ये कुमायूं गढ़वाल वाला जो रीजन है, ये गढ़वाल है, ये कुमायूं है, ये कुमायूं गढ़वाल वाला रीजन कैप्चर करने का प्रयास किया। और दक्षिण में कुछ अवध के हिस्से थे जो कैप्चर या उस तरफ जो है अपनी सेना जो है बढ़ाने शुरू कर चुके हैं। और इधर अगर हम अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों ने भी भारत में कुछ ऐसी सिचुएशन पाल रखी थी या कर रखी थी। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, अवध, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब पे इन्होंने अपना कब्जा करना शुरू किया था। तो इन्हीं शक्तियों के टकराव को हमने आपको बड़े साधारण शब्दों में 1801 से 1805 के बीच में कुछ चीजें मैंने बताई कि अंग्रेजों ने प्रयास किए लेकिन विफल हुए। जैसे कि 1801 में नेपाल ने गोरखपुर पे अधिकार कर लिया। अब जब 1801 में नेपाल ने गोरखपुर पर अधिकार कर लिया, नेपाल ने किस पर अधिकार कर लिया? गोरखपुर पर। तो ये वाला जो हिस्सा है वो ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि उनके हाथ से जाए, लेकिन अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया। अब ये अधिकार जो है कहीं ना कहीं कारण बनना शुरू हो जाएगा कि नेपालियों को अब आगे चल करके दो चार हाथ अंग्रेजों से करने पड़ेंगे। नेपाल में राजा थे राजा रणबहादुर शाह, और 1778 के आसपास से अगर देखा जाए तो 1802 के आसपास तक उनका गोरखा जो साम्राज्य था वो विस्तृत था। बड़ी तेजी से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था रणबहादुर शाह ने। तो उनके नेतृत्व की अगर हम बात करें तो गोरखे जो हैं 1790 में चंद वंश के शासक थे महेंद्र चंद्र, उनको हरा करके कुमायूं पर अधिकार कर लिया था। मैंने आपको बताया कुमायूं जो है वो जीत लिया था 1790 में। इससे पहले की बात है, कुमायूं जो है जीता। ठीक है, चंद्रवंश के उस समय शासक हुआ करते थे, उन चंद्रवंश के शासक को ये हराया गया था। गोरखे जो राजे थे उन्होंने हराया था। महेंद्र चंद्र जो है कुमायूं के राजा हुआ करते थे, उनको हराया था महेंद्र चंद्र। कहीं कहीं महेंद्र चंद्र लिखा रहता है, महेंद्र आई की मात्रा लगी रहती है। तो ये सब रीजनल मतलब प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग है, उच्चारण के कारण है। महेंद्र चंद्र को हराया और हरा करके जो कुमायूं है वो जीत लिया। कुमायूं पर अधिकार हो चुका है, गोरखपुर पर अधिकार हो चुका है। 1804 में गढ़नरेश प्रद्युम्न शाह थे, उनको हराया गया। 1804 में गढ़नरेश प्रद्युम्न शाह इनको हराया गया, और इनको हरा करके इनसे क्या जीता गया? खुड़बुग। क्या जीता गया? खुड़बुग। अब ये खुड़बुग कोई और जगह नहीं है, जो आपने देहरादून सुना होगा, देहरादून के खुड़बुग को इन्होंने जीत लिया। प्रद्युम्न शाह से ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो प्रदेश है, उस पर अधिकार कर लिया गया 1804 के करीब। तो आप देख रहे हैं कि लगातार एक्सपेंशन जो नेपाली शासक हैं उनके द्वारा भी देखने को मिल रहा है। और इसके बाद आगे बढ़ करके उन्होंने गढ़वाल को भी जीत लिया। गढ़वाल तो कुमायूं भी गया और बाद में जो है वो गढ़वाल भी चला गया। वहां के जो मैदानी क्षेत्र थे वो भी चले गए। अब अंग्रेज जो हैं वो परेशान है। स्वाभाविक सी बात है कि उस समय नेपाल में जो प्रधानमंत्री थे, नेपाली जो पीएम थे या नेपाली प्रधानमंत्री जो थे, भीमसेन जो थे, अंग्रेजों के सामने आमने सामने आ गए। मतलब अंग्रेजों का जो टकराव है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे चल करके जो वजीर है नेपाल के या प्रधानमंत्री जो है नेपाल के भीमसेन, उनके जो है टक्कर हमको देखने को मिलते हैं। 1806 से लेकर के 1837 के आसपास तक भीमसेन का हमको शासन देखने को मिलता है। और भीमसेन भी कोई दबने वालों में से नहीं था। इनके पूर्वजों ने जिस तरीके से ये एक्सपेंशन की जो नीति, विस्तार की जो नीति अपनाई थी, उस एक्सपेंशन की नीति को भीमसेन ने भी अपनाया, विस्तार किया।
और इसी गोरखपुर में दोबारा 200 गांव जो है वो अंग्रेजों से छीन लिए। तो भीमसेन की बड़ी सीधी टक्कर हुई अंग्रेजों के साथ में, और इस सीधी टक्कर का यह परिणाम हुआ कि आंग्ल नेपाल युद्ध जो है वो शुरू हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है आंग्ल नेपाल युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? आंग्ल नेपाल युद्ध। ठीक है, यह जो संघर्ष है उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले उसके कारण कुछ जान लेते हैं। जैसे कुछ कारण तो मैंने आपको बताए, आप कुछ कारण यहां पर लिख भी लीजिए जिससे आपको चीजें क्लियर हो। और मैंने अभी अभी बताया आपको कि उस समय जो भीम सिंह थापा, भीम सिंह कह सकते हैं, भीम सिंह थापा कह सकते हैं, वो नेपाल के राजा हैं। भीम सेन थापा। अच्छा, ये नाम जो है भीम सिंह के नाम से भी लिखा रहता है कई जगहों पर, भीम सिंह थापा या भीमसेन थापा। इनका नाम हमको ध्यान रखना है। ये नेपाल को इस समय लीड कर रहे हैं। इन्होंने अपने पिता को पाल्पा का राज्यपाल नियुक्त किया, और उधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके अधीन एक प्रांत हुआ करता था बुटवल, और इसी बुटवल को ही गोरखपुर कहे, मतलब गुटपल जो है गोरखपुर के अंतर्गत आ रहा है। आप देखिए जरा मैप में, आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, शायद यहां पर आपको देखने को मिल जाए बुटवल। यहां पर देखिए, देखिए बुटवल, ये जगह मैंने आपको बताया था। तमाम सारी जगहों के नाम यहां पर आ रहे हैं जो उसको ध्यान रखना है। तो बुटवल या बुटावल या बुटवाल, ऐसे अलग अलग तरीके से उसको बुलाया जाता है। तो इनके पिता ने, भीमसेन थापा के जो पिता थे, उन्होंने गोरखपुर के बुटवावल या बुटवल जो प्रांत है उस पर अपना जो तराई क्षेत्र हुआ करता था, उस तराई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, और इस तरह से गोरखों का कब्जा वहां तक फैल गया। और कहा जाता है कि इसका जो तात्कालिक कारण है वो यही है। तात्कालिक कारण की अगर हम बात करें तो तात्कालिक कारण जो है यही माना जाता है। क्या है तात्कालिक कारण? कि भीमसेन थापा के जो पिता थे उन्होंने क्या किया कि जो बुटवल प्रांत है, बुटवल जो प्रांत है उस पर कब्जा कर लिया, गोरखपुर, इस पर उन्होंने क्या कर दिया? कब्जा कर लिया। और ये कब्जा किसका हो गया? गोरखों का हो गया। नेपाली गोरखे जो हैं उनका जो है इस पर कब्जा हो गया। और ये जो प्रांत है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुआ करता था। ये किसके अधीन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। इसका तो सीधा सा अर्थ यह हुआ कि आपने ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी कि अंग्रेजों को, चैलेंज दे दिया। दूसरा अगर हम बात करें तो जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है उसने हिमालय जो क्षेत्र हैं उसके आसपास जो है अपना विस्तार करना शुरू कर दिया था, तो उससे नेपालियों को परेशानी थी। ये दूसरा कारण था। तीसरा, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है, लॉर्ड हेस्टिंग्स केवल व्यावसायिक जो कारण है उसी को ध्यान में नहीं रख रहा है। नेपाल पर आक्रमण करने के उसके कई सारे सामरिक और राजनीतिक कारण भी थे। अब सामरिक और राजनीतिक कारणों की अगर हम थोड़ा सा के ऊपर चर्चा करें तो एक कारण तो आपको ध्यान रखना ही है। दूसरे कारण की अगर हम चर्चा करें तो जरा भारत की स्थिति उस समय कैसी है उस पर नजर डालना पड़ेगा। और उस भारत की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है उसने कदम उठाया है। अब आप कहेंगे सर उस समय भारत की स्थिति में कौन सी स्थिति की चर्चा करना चाह रहे हैं आप? तो जरा देखिए, ये वो समय है जिस समय मराठा राज्य जो है, सिख राज्य जो हैं, इनकी अगर हम बात करें, ये जो है गोरखाओं, मतलब मराठा हैं, सिख हैं और गोरखा हैं, इनके बीच में जो मुगल सम्राट है वो, इन सबका डिक्लाइन हो रहा है, पतन हो रहा है धीरे धीरे करके। आपने देखा कि 1818 में तो पूरी तरीके से मराठे खत्म ही हो गए थे। तो ये एक ऐसा समय है जिस समय मराठा राज्य जो है वो थोड़ा सा पतन की ओर जा रहा है, जो मुगल है वो पतन की ओर जा चुका है, जो आपका जो सिंध है या यूं कह सकते हैं जो सिख जो प्रांत है, राजाओं से शासित होने वाले जो राज्य हैं वो भी पतन की ओर धीरे धीरे जा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये ऐसी शक्ति की तलाश करने में डेफिनेटली जुड़े रहे होंगे। मतलब इनको महसूस हो रहा होगा कि किसी ना किसी तरीके से अगर सहायता मिल जाती तो जो अंग्रेजों के तले किसी ना किसी तरह इनको दबना पड़ता था वो दबाव हटा लेते। तो अंग्रेज इस चीज को जानते हैं, वो लॉर्ड हेस्टिंग्स इस चीज को जानता है कि नेपाली सहायता कहीं अगर ऐसे में मिल गई इन लोगों को तो फिर दिक्कत हो जाएगी।
ऐसे में भी नेपाल के ऊपर दबाव बनाना एक कारण के रूप में देखा जा सकता है। तो यह भी एक कारण है। लॉर्ड हेस्टिंग्स समझ रहा है भारत में जो मराठे हैं, भारत में जो सिख हैं, भारत में जो मुगलों की स्थिति है, और मराठों और सिख की तो खास बात यह है कि जो हिंदू राजवंश है इसको ये बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। पतन की स्थिति जो है उसमें अगर किसी की सहायता मिल गई तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें नेपालियों को भी फायदा हो सकता है और इनको भी फायदा हो जाएगा, अंग्रेज जो है वो अलग हो जाएंगे। तो इन सब चीजों पर नजर बनाने के लिए, इन सब जो विवादित जो इलाके हैं, इनके सबके अंतर्गत आने वाले इनके इलाकों, विवादित इलाकों से समझौता करने के उद्देश्य से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मेजर ब्रिडसा को भेजा। अब मेजर ब्रिडसा ने जाकर के क्या किया है और किस तरीके की संधि करी है उसको अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको वो कारण समझ में आ गए होंगे कि आंग्ल नेपाल युद्ध के कारण क्या रहे होंगे, कि जो आप भीमसेन थापा की विस्तारवादी नीतियां हैं और लॉर्ड हेस्टिंग्स की जो विस्तारवादी नीतियां हैं और जो सुरक्षात्मक या रक्षात्मक नीतियां हैं वो आपस में क्लैश कर रही हैं, टकराव की स्थिति में आ रही हैं, और उसकी संतुष्टिकरण के लिए ही यहां पर यह युद्ध हो रहा है। ना ही नेपाल झुकेगा, ना ही अंग्रेज मौका छोड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको देखने को मिलेगा प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, यह आपको देखने को मिलेगा। अब जब प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध आप देखेंगे तो 1814, अब देखिए मैंने आपको कुछ सन लिखाए थे पीछे, यहां देखिए, यहां पीछे कुछ सन लिखाए थे मैंने, आप 1814, 15 और 16। अब इनकी बारी आ चुकी है, इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस रखते हैं। तो 1814 में हम आ चुके हैं, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध की चर्चा कर रहे हैं। जरा देखिए, सबसे पहले तो जब परिस्थितियां बेकार हुई तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो संधि समझौता वाला जो दौर था उसको पीछे किया और सीधा जो है युद्ध की घोषणा कर दी कि अब जो है फौज तैयार करिए और आक्रमण के लिए तैयार हो जाइए। तो ये जो युद्ध की घोषणा है वो किसकी तरफ से करी गई? शुरुआत में अगर हम देखें तो ये युद्ध की घोषणा करी गई लॉर्ड हेस्टिंग्स की तरफ से, लॉर्ड हेस्टिंग्स इसकी तरफ से की गई। ठीक है, अब लॉर्ड हेस्टिंग्स की तरफ से जो ये युद्ध की घोषणा हुई, इसमें किसको लाभ होगा किसको हानि होगी इसके ऊपर अभी हम देख लेंगे, चर्चा कर लेंगे। लेकिन मुद्दा यह है कि अंग्रेज ही इसका फायदा उठाना एनी हाउ चाह रहे होंगे, ब्रिटिशर्स जो हैं वो इसका फायदा उठाना जो है वो चाह रहे होंगे। ऐसे में अंग्रेजों ने नेपाल को कई तरफ से, 3-4 तरफ से घेरने का प्रयास किया। और अब आपको ये वाला मैप थोड़ा सा याद रखना है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहां पर दिखाया था। ये आप देख सकते हैं ब्रिटिशर्स का घेराव है जो नेपाल को घेर रहे हैं तीनों चारों तरफ से। और कैसे घेरा जा रहा है इनको, इसके बारे में अब जरा चर्चा कर लेते हैं, वो इस युद्ध में काम आएगा। सबसे पहले काठमांडू की बात कर लेते हैं जो कि नेपाल की उस समय राजधानी है, और आज भी आपको मालूम है नेपाल की राजधानी वही है। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? काठमांडू की। काठमांडू नेपाल की बात हो रही है। ठीक है, यहां पर अंग्रेजों ने अपनी सैन्य पद्धति कैसे रखी है? मेजर जनरल मॉर्ले, मेजर जनरल मॉर्ले, ये जो मेजर जनरल मॉर्ले हैं इनसे कहा गया कि आप 1000 सैनिक लेकर के जाइए और आक्रमण करिए किसके ऊपर? नेपाल के ऊपर। इस आक्रमण को करने के आदेश जो है वो दिए गए। चौतरफा घेराव चलेगा, एक ही समय की बात हो रही है। नेपाल में काठमांडू पर आक्रमण करने के लिए जो सेना जा रही है वो मेजर जनरल मॉर्ले के नेतृत्व में जा रही है। उसी तरीके से दूसरा जो हमको पॉइंट देखने को मिलता है वो काठमांडू के बाद जो दूसरा इलाका है गोरखपुर, गोरखपुर, गोरखपुर में देखने को मिल रहा है। गोरखपुर में मेजर जनरल वुड जो है वो नेतृत्व करेगा, और मेजर जनरल वुड जो है
इस पे हमला करने के लिए 4000 सैनिक जो है वो गोरखपुर लेकर के जाता है। 4000 सैनिक, 4000 सैनिकों के साथ में ये मेजर जनरल वुड जो है ये गोरखपुर पर हमला करेगा। और बाद में आगे चल करके जो दर्रे वाले कुछ इलाके हैं, जैसे भूतनील दर्रा है, भूतनील दर्रे से यही व्यक्ति जो है, भूतनील दर्रा, इस भूतनील दर्रे से पहले गोरखपुर पे आक्रमण करके फिर उसी के पास में से, भूतनील दर्रे के पास में से ये नेपाल पर हमला करेगा। नेपाल, वहां पर हमला करेगा, वहां के जो पहाड़ी प्रदेश हैं उनको जो है वो कब्जे में करने का प्रयास करेगा। अब तीसरा पॉइंट जो है वो खलंगा। खलंगा ये एक किला है, खलंगा किला कह सकते हैं या दुर्ग कह सकते हैं। ये आपका जो देहरादून है, वहां देहरादून, खलंगा किला देहरादून, इस पर हमले के लिए योजना बनाई गई और मेजर जनरल जेलेस्पी को यहां पर भेजा गया। किसको भेजा गया? मेजर जनरल जेलेस्पी। जेलेस्पी। तो आप यहां पर मेजर जनरल वुड को देख रहे हैं, मॉर्ले को देख रहे हैं, जेलेस्पी को देख रहे हैं, ये अलग अलग जगहों पर आक्रमण कर रहे हैं। तो इसने जो है खलंगा किले के ऊपर या खलंगा किले के ऊपर आक्रमण किया। साथ ही साथ वहां पर एक और किला है, नाला पानी किला, नाला पानी किला, इस पर भी हमला इसने किया है। हालांकि नाला पानी किले पर हमले के दौरान जो है ये मारा भी गया, गोरखों पर भयंकर तरीके से हमला हुआ है। और इस समय जो गोरखों का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं बलभद्र सिंह थापा। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर जो गोरखा जो प्रतिनिधि हैं वो कौन है? गोरखा जो प्रतिनिधि हैं, गोरखा प्रतिनिधि का नाम है बलभद्र सिंह, बलभद्र सिंह थापा। इन्होंने जो है यहां पर लड़ाई लड़ी है अंग्रेजों के साथ। इसमें जो जेलेस्पी है उसको मैंने बताया कि नाला पानी जो दुर्ग है उसमें मारा गया ये, और अक्टूबर 1814 में उसकी जो है डेथ हो गई वहां पर। मतलब ये वाला जो घटना घटित हुई 18 मतलब अक्टूबर 1814 में ये घटना घटित हुई, अक्टूबर तक का समय आ गया। अक्टूबर के बाद नवंबर 14 में, अक्टूबर 14 की बात करें, अक्टूबर 1814 जेलेस्पी जो है इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। नवंबर 1814 की बात करें तो नवंबर 1814 में जो खलंगा दुर्ग है, जो ये नाम लिखा हुआ है देहरादून वाला, ये जो खलंगा दुर्ग है, इस खलंगा दुर्ग के ऊपर उसको जो है रिकैप्चर कर लिया गया। और रिकैप्चर करने के लिए क्या किया गया? इसके ऊपर बमबारी की गई, बमबारी की और पुनः जो है कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया? अंग्रेजों ने। तो खलंगा जो नहीं जीत पाए थे इसको फिर से जो है जीत लिया गया। अप्रैल 1815 में कब्जा कर लिया गया अल्मोड़ा पर, अल्मोड़ा पर कब्जा। तो ये सारे कब्जे होते चले गए वन बाय वन। उस समय अल्मोड़ा जो है पर उसमें जो नेतृत्व करता थे वो बमशाह थे। बमशाह, बमशाह जो है हार गए और बमशाह का ब्रिटिश जो लीडर था उस समय, जो गार्डनर, वो अल्मोड़ा के ऊपर आक्रमण करने गया था। कौन गया था वहां पर? गार्डनर। गार्डनर का याद रखेंगे नाम, गार्डनर। तो बमशाह और गार्डनर के बीच में संधि हो गई। कब हो गई ये संधि? 1815 में, अप्रैल 1815 में, 28 अप्रैल के आसपास की डेट है। तो इनकी संधि हो गई 27 से 28 अप्रैल को। और इसी तरीके से इसी बमशाह के साथ में ही कर्नल निकोलस की संधि हुई और कुमायूं जो है वो चला गया। तो अगला प्रांत जो है वो हम कौन सा लिख दे रहे हैं? कुमायूं लिख दे रहे हैं। कुमायूं, कुमायूं जो है ये भी 1815 में चला गया, अप्रैल 1815 में। और बमशाह और निकोलस की जो है यहां पर क्या हुई? निकोलस है, इनकी संधि हुई। तो इस संधि से जो कुमायूं रीजन है वो भी ब्रिटिशर्स को यहां पर वापस जो है मिल गया। और ये सब मालूम है आप लोगों को कि पहले जो है जो नेपालियों ने प्रसार की जो नीति अपनाई थी उसमें अपना उस पर कब्जा कर लिया था। अभी एक और क्षेत्र हमको ध्यान रखना है और वो है सतलज नदी।
सतलज नदी। अब सतलज नदी का जो कैंपेनिंग है या जो यहां का जो नेतृत्व है वो मेजर जनरल ऑक्टरलोनी करेगा, और जितने भी अभी तक भेजे गए थे उसमें सबसे काबिल यही माना जा सकता है, मेजर जनरल ऑक्टरलोनी। ऑक्टरलोनी, तो मेजर जनरल ऑक्टरलोनी जो है ये आक्रमण जो है वो करेंगे सतलज नदी के एरिया की तरफ से, और जो सतलज नदी वाला जो हिस्सा है और जो यमुना नदी के बीच का जो हिस्सा है उस पर आक्रमण किया गया, यानी सतलज और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है उसके ऊपर हमला किया गया। इसमें इनका जो सामना है वो अमर सिंह थापा से होगा। किससे होगा? अमर सिंह थापा से। तो अमर सिंह थापा वर्सेस ऑक्टरलोनी हो रहा है एक तरीके से, और वो वाला जो रीजन है सतलज और यमुना के बीच का जो रीजन है उसकी लड़ाई चल रही है। फाइनली या अंततः 15 मई 1815 में जो मलोन है या फिर जिसको आप मलावगढ़ कहते हैं, मलावगढ़ की संधि हुई इन दोनों के बीच में, ऑक्टरलोनी और अमर सिंह के बीच में जो संधि हुई है वो संधि कब हुई? 1815 में। एक संधि और, सारे संधि 1815 के आसपास हो रही, लेकिन बस महीनों का अंतर है। ये मई 1815 में हुई है, कुछ चीजें अप्रैल में हुई हैं, पहले मैंने आपको बताया। तो मलावगढ़, इसको, इस संधि का नाम क्या है? मलावगढ़ की संधि, ठीक है, या इसी को कहीं कहीं मलोव बोला जाता है। मलोव या मलावगढ़ की संधि हुई है ऑक्टरलोनी और अमर सिंह के बीच। आइए जरा एक बार नक्शे पे नजर डालते हैं, एक बार नक्शे पे नजर डाल लेते हैं। ये वाले नक्शे जरा देखिए, ये मेजर जनरल वुड वाला इलाका है, ये मार्ले वाला इलाका है, ठीक है, बाद में ये लेटर ने आक्रमण किया था, ठीक, ये जेलेस्पी वाला इलाका है लड़ने का, और ये आप देख सकते हैं ऑक्टरलोनी वाला इलाका है, और ये यहां पर देख सकते हैं जो गढ़वाल रीजन है, यहां पर अमर सिंह थापा का इनके साथ में युद्ध हुआ है। तो ये अलग अलग युद्ध हमको यहां पर देखने को मिले हैं। आप इसको ध्यान से एक बार मैं आपको पॉज करके देख लीजिएगा तो वो रीजंस आपको आपके दिमाग में थोड़ा सा छप जाएंगे, ऐसा प्रयास मैंने किया है। चलिए अब हम इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ये एक तरीके से देखा जाए तो 1815 में कई जगहों पर अंग्रेजों ने लगातार युद्ध किया, नेपाली जो शासक थे उन्होंने भी युद्ध किया, काफी बहादुरी से लड़ाई हुई। अंग्रेजों को थोड़ा फायदा इसलिए मिल गया क्योंकि इधर जो जो युद्ध हुए उसमें तमाम सारे पहाड़ी जाति और उनके जो सैनिक थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दे दिया, और जो पराजित गोरखे हैं उनको संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन समस्या यह है कि जब नेपाली शासकों ने अंग्रेजों के साथ इस तरीके की संधि करी, इन सारी संधियों की जो हम बात कर रहे थे, और एक नाम मैंने आपको बीच में और लिया था, अभी उसका भी जरूरत पड़ेगा आगे। तो वो जो बीच बीच में जो संधियां हो रही थी उन सारी संधियों से जो लोकल्स हैं वो परेशान थे। एक तरीके से एक उग्रदल जो है वो नेपाल में तैयार होना शुरू हुआ, और उन्होंने इस प्रकार की संधि जो लीडर्स के द्वारा, नेपाली लीडर्स के द्वारा की जा रही थी, नेपाली शासकों के द्वारा जो अंग्रेजों के समक्ष की जा रही थी, उसके लिए वो तैयार नहीं हुए कि भाई संधि करने कोई महत्व नहीं है, हारे हैं फिर लड़ेंगे, तो हमें लड़ना है। तो 1815 में एक तरीके से जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है वो अपने तमाम सारे जो सैन्य अधिकारी हैं उनके मदद से नेपाल के काफी बड़े हिस्से को कैप्चर करने में सक्षम हो जाता है, और तमाम सारी संधि जो है उनके ऊपर थोपी जाती है। वो संधियां कौन सी हैं, वो संधि के बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे भी आगे चर्चा। लेकिन अभी मैं आपको ये बताना जा रहा हूं कि वो जो संधियां थी वो इतनी कठोर संधियां थी, इतनी अपमानजनक संधियां थी, इतने सारे क्षेत्र जो है अंग्रेजों ने नेपालियों से ले लिए थे कि उसको बर्दाश्त करना आम जनता के लिए या जो दूसरे प्रशासक नेतृत्वकर्ता जो थे उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने संधि वार्ता जो है वो समाप्त कर दी, ज्यादा दिन तक चली नहीं। नतीजा अंग्रेजों को फिर से युद्ध लड़ना पड़ा, और जब दोबारा युद्ध लड़ा गया नेपाल के साथ में तब वो फाइनली 28 फरवरी 1816 को खत्म हुआ, और तब जाकर के संधि हुई। और तब जो संधि हुई वो आगे चल करके मार्च 1816 में होगी। मार्च 1816 में फाइनली जो है वो संगोली की संधि होगी। तो संगोली की संधि से पहले अगर हम देखें तो जो ऑक्टरलोनी है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, उसने मकबनपुर में गोरखी जो सेना है, जो नेपाली सेना है, उसको बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। तो ये मकबनपुर आप भी यहां पर देख सकते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, या मकवनपुर, ये वाला जो इलाका है। राणा थापा यहां पर शासन कर रहे थे,
और उनका युद्ध हमको यहां पर देखने को मिलता है। बहरहाल अब हम इस दूसरे फेज की तरफ चलते हैं, क्योंकि 1815 में पहला फेज हुआ जिसमें युद्ध जो है हुआ, उसके बाद संधि हुई, लेकिन संधि जो है नेपाल ने स्वीकार नहीं करी। और जब संधि नेपाल ने स्वीकार नहीं करी तो फाइनली 1816 में फिर से एक बार जो है वो युद्ध होना तय हुआ। अब हम लोग संगोली की संधि की तरफ पढ़ेंगे, संगोली की संधि की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन संधि को दो हिस्सों में पढ़ रहे होंगे। अब वो दो हिस्से कैसे हैं, संधियां दोनों एक साथ हम पढ़ेंगे, वो दो हिस्से कैसे हैं पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए, एक तो मैंने आपको यहां पर युद्ध दिखाए, है ना। देखिए ये युद्ध लगातार आप देख रहे हैं, ये काठमांडू, गोरखपुर, खलंगा, और फिर ये अल्मोड़ा, है ना, और फिर ये कुमायूं और ये सतलज, ये सारे इलाके 1815 में अलग अलग समय में जीत लिए गए थे। इसके बाद संधि हुई थी, उस संधि को भी हम संगोली की संधि कहते हैं 1815 में। और 1815 की जो संगोली की संधि थी उसे नेपालियों ने स्वीकार नहीं किया, और इसी वजह से 1816 में फिर से युद्ध हुआ, और उस युद्ध के बाद फिर से 1816 की संगोली की संधि हुई, जो फाइनली अभी तक एप्लीकेबल होती है। वैसे तो संगोली की संधि 4 अप्रैल 1816 वाली मानी जाती है, लेकिन उससे पहले 15 में भी हुई, वो मैंने आपको बतानी है, अभी बताएंगे उसके बारे में। तो जो पहले वाली जो संधि हुई, संगोली की संधि जो हुई, पहली और दूसरी जो संधि हुई, दोनों संधि के बाद में नेपाल, मतलब जो दूसरी वाली जो संधि हुई है संगोली की, उस दूसरी वाली संधि के बाद में अंग्रेजों और नेपालियों के बीच में जो झगड़े थे, जो विवाद थे, वो क्या हो गए, समाप्त हो गए। 2 दिसंबर 1815 को गजराज मिश्रा और कर्नल ब्रेडॉन, उनके बीच में एक संधि हो रही है। अब यह संधि क्या है, 2 दिसंबर 1815 को यह संधि किसके किसके बीच में हो रही है, जनरल ब्रेडसा, जो मैंने पहले आपको नाम बताया था, जनरल ब्रेडसा, और गजराज मिश्र। गजराज मिश्र ये सलाहकार हैं, और जनरल ब्रेडसा, जनरल ब्रेडसा, जिसकी संधि को लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया था पहले। इनके आपस में क्या हुए, समझौते हुए। इनके आपस में क्या हुए, समझौते हुए। और इस समझौते में क्या क्या शर्तें रखी गई, उसकी अगर हम चर्चा करें तो ये शर्तें ऐसी थीं, अंग्रेजों ने अपनी तरफ से थोपी हुई थी। इसको हम लोग संगोली की पहली संधि के रूप में जान सकते हैं। इसमें कहा गया कि युद्ध से पहले कि जितने भी प्रांत हैं वो लौटाए जाएं। पहला पॉइंट इसमें क्या कहा गया, युद्ध के पहले के जो प्रांत हैं, युद्ध के पहले के प्रांत, पहले के प्रांत लौटाए जाएं, यह बात कही गई। जैसे आपने देखा कि वो सिक्किम मुक्किम वाला हिस्सा है, या फिर आपने गोरखपुर वाला जो रीजन देखा था, वहां पर कुछ गांव जो हैं 200 गांव के आसपास कैप्चर कर लिए थे नेपालियों ने, तो सब कहा गया वापस करिए आप। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये वाला हिस्सा जो था संधि का, ये वाला जो शर्त थी, इसमें नेपालियों को अंग्रेजों को कुछ देना पड़ा। दूसरा, काली और राप्ती का जो तराई वाला इलाका है, तराई जो स्थल है, वो अंग्रेजों को मिलेगा। काली राप्ती, काली नदी और राप्ती, काली और राप्ती का तराई इलाका। और मैंने आपको ये मैप में दिखाया है, जाकर के देख लीजिएगा एक बार पहले। इसके अलावा बुटवल वाला जो प्रांत है, जो गोरखपुर का मैंने बताया था, बुटवल को छोड़ करके गंडक और राप्ती के बीच में जो भूमि है, बुटवल को छोड़कर जो राप्ती और गंडक के बीच का हिस्सा है, राप्ती और गंडक के बीच का जो तराई इलाका है, तराई इलाका जो है, ये भी किसको मिलेगा, अंग्रेजों को मिलेगा। तो सब तो अंग्रेजों को ही मिल रहा है ना, अंग्रेजों को ये मिला, ये मिला, ये मिला। बुटवल जो है वो नेपालियों के लिए छोड़ दिया गया। ये भूमि भी अंग्रेजों को मिल गई। इतना ही नहीं, गंडक और कोसी के बीच की जो तराई भूमि थी वो भी अंग्रेज ले जाएंगे। गंडक और कोसी
के बीच जो तराई इलाका है उसको भी कौन ले जाएगा? इसको भी अंग्रेज ले जाएंगे, ये भी ब्रिटिशर्स के पास जाएगा। तो ये भी अंग्रेजों को ही मिल रहा है। काली राप्ती वाला भी अंग्रेजों को मिल रहा है, राप्ती और गंडक वाला भी अंग्रेजों को मिल रहा है। पहले जो जीते हुए हिस्से थे ब्रिटिशर्स के वो तो उन्हें वापस मिलेंगे ही। और मेची और तिस्ता के मध्य का जो तराई क्षेत्र है और जो पर्वतीय भाग है, मेची और तिस्ता तराई और जो पहाड़ी क्षेत्र है, ये इन दोनों पर भी अंग्रेज का कब्जा रहेगा, अंग्रेजों को। ठीक है, ये भी अंग्रेजों को मिल गया। मेची और तिस्ता वाला इलाका भी चला गया। हालांकि आगे चल करके जो मेची वाला जो हिस्सा है, सिक्किम के राजा थे चोंग्याल जो है सिक्किम के राजा थे। वो सिक्किम के राजा चोंग्याल को 1817 में जाकर के वो हिस्सा सिक्किम के राजा को वापस कर दिया गया, लेकिन अभी तो यहां पर चला आया। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, काली नदी के पश्चिम का जो भाग है, वेस्ट वाला जो इलाका है, वो संपूर्ण जो गोरखा राज्य है वो अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। काली नदी के पश्चिम का गोरखा राज्य, ये भी किसको मिलेगा? अंग्रेजों को। और इसी को लेकर के नेपाल ने विवाद किया था, अपना नया नक्शा जो है वो पारित कर दिया था, जिसपे भारत ने बेहतर तरीके से और प्रबल तरीके से विरोध जो है वो दर्ज किया था। माना जाता है कि वहां की सरकार जो है वो इस चीज को लेकर के भारत के साथ में विरोध प्रदर्शित कर रही थी। ठीक है, तो ये जो संधियां हैं जो हमने आपको यहां पर बताई, ये सब जो पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट जो हैं वो आपको संगोली की संधि में तुरंत देखने को मिलते हैं। इनमें में से ये वाली जो शर्तें हैं 1 से लेकर के 5 तक, ये सारी शर्तें तो नेपाल के राजा ने स्वीकार करी, लेकिन जो आखिरी शर्त है, ये वाली जो शर्त है, ये शर्त नेपाली जो सम्राट है उसके द्वारा स्वीकार नहीं करी गई। और जब नेपाल के राजा के द्वारा इस संधि को स्वीकार नहीं किया गया तो अंग्रेज ना सुनने वालों में से तो थे नहीं, इसलिए उन्होंने फिर से युद्ध किया 1816 में। तो अब जो मैं आपको यहां पर बता रहा था कि इसके बाद जो संधि हुई, ठीक है, वो जो संधि है वो संधि यहां पर आपको ये देखने को मिल रही है, और ये संधि स्वीकार नहीं की गई। तो फिर इसीलिए अंग्रेजों ने आगे चल करके युद्ध आरोपित कर दिया। कब आरोपित कर दिया? तो 28 फरवरी 1816 को फिर से क्या होगा? युद्ध होगा। अब जब पहले युद्ध के बाद जो संधि की शर्तें हैं वो आप नहीं स्वीकार किए, तो फिर से जो है युद्ध होगा। और उस युद्ध के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वो युद्ध हुए, उस युद्ध में फिर हार हुई और बुरी तरीके से हार हुई, और फिर से संगोली की संधि हुई। इसके पश्चात अब जो है संगोली की संधि जो होगी वो फाइनली संधि के तौर पर मानी जाएगी। और ये संधि कब हुई? ये संधि हुई 4 मार्च 1816 को। अब ये संधि की डेट जो है वो आपको याद रखनी है, और इस संधि में क्या क्या कहा गया उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा गौर करना है। नेपाल ने अंग्रेजों को गढ़वाल और कुमायूं वाले जो जिले थे और उसके साथ साथ आसपास के जो हिस्से थे, हिमालय की तराई रीजन में जो आते थे, मतलब वहां के बहुत सारे जो अधिकांश क्षेत्र थे, वो सब अंग्रेजों को देना स्वीकार कर लिया। इस बार लिटरली जो है वो स्वीकार किया गया। गढ़वाल और कुमायूं के पहाड़ी इलाके, पहाड़ी जो प्रांत थे या इलाके जो थे, किसको दिए गए? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को देना नेपाली जो शासक थे, प्रशासक थे, उन्होंने स्वीकार किया। अंग्रेजी राज्य ने नेपाल राज्य की जो सीमा थी उसको निश्चित किया। अंग्रेजों ने
नेपाली राज्य की या नेपाल राज्य की, नेपाली राज्य कह लें या नेपाल राज्य कह लें, तो नेपाल राज्य की भारत के साथ जो सीमा है वो सीमा तय की। ठीक है, यही सीमा आज भी काम आती है। वहां पर कुछ पत्थर उत्थर लगा दिए गए और तय कर दिया गया कि ये सीमा तुम्हारी, ये हमारी। नेपाल ने सिक्किम वाला जो इलाका जीत लिया था, वो जीता हुआ इलाका ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। ठीक है, सिक्किम का विजित प्रदेश जो था वो भी किसको देना पड़ा? वो विजित प्रदेश भी अंग्रेजों को देना पड़ा। अब ये भी पॉइंट चला गया, ये भी गया, ये भी नहीं मिला, ये भी चला गया हाथ से। ऐसा नहीं कि इसमें अपमानजनक संधि नहीं, इसमें अपमानजनक संधि हुई, लेकिन खूब अब मजबूरी है, दो बार हारे हैं, दो चीजें, कैसे आप फिर विरोध करने का कोई आपके पास में ताकत ही नहीं रह गया। नेपाल ने सिक्किम के सारे अधिकार वापस लौटा दिए। यह तय किया गया कि राजधानी जो है, राजधानी कौन सी थी? काठमांडू। काठमांडू, तो काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार किया गया। और किसने स्वीकार किया होगा? अंग्रेजों ने, नेपालियों ने। और ये अंग्रेज जब भी जीते थे तो वहां अपना ब्रिटिश रेजिडेंट बैठा देते थे। मैंने आपको पहले भी बहुत चीजें बताई हैं, अवध में यही सब हुआ। टिहरी रियासत जो थी वो उस समय सुदर्शन शाह के अंतर्गत थी। वो एक जो पॉइंट है वो ऐसा है कि टिहरी रियासत जो थी वो सुदर्शन शाह को दे दी गई। टिहरी रियासत जो थी ये सुदर्शन शाह को दी गई। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है जो थोड़ा गोरखों के पक्ष में हो रही है, पर इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। प्रमुख बात यह थी इन सब के अलावा कि इतना करने के बाद ब्रिटिशर्स ने नेपालियों के बीच में अगर देखें तो एक नॉन रेगुलेशन प्रोविंस बनाया। अब ये जो नॉन रेगुलेशन प्रोविंस है ये 1891 तक चलता रहा। ठीक है, ये चीज हमको यहां पर ध्यान रखना है। नॉन रेगुलेशन प्रोविंस यहां पर बनाया गया, नॉन रेगुलेशन प्रोविंस बनाया गया या प्रांत बनाया गया, जो 1891 तक जो है चला। यानी ये पूरी तरीके से इस प्रदेश के रेगुलेशन का जो अधिकार है वो ब्रिटिशर्स के पास रहेगा, इसमें कोई दूसरा रेगुलेट नहीं कर पाएगा। हालांकि 1901 में आगे चल करके संयुक्त प्रांत बना। आपको मालूम है, यहां पर मैं एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देते हैं, एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दे रहा हूं मैं। 1901 में संयुक्त प्रांत बना, संयुक्त प्रांत, जिसमें आगरा और अवध जो थे आपको मालूम है कि वो शामिल किए गए थे। आगरा और अवध का जो रीजन है वो सब शामिल करके विलय करके जो है वो बनाया गया था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत से इसको विलय किया गया था। और उसी समय जो कुछ हिस्से थे उत्तराखंड वाले, उत्तराखंड वाला जो हिस्सा था इसका भी क्या कर दिया गया था, इसी संयुक्त प्रांत में विलय कर दिया गया। तो आपको मालूम है कि शुरुआत में उत्तराखंड में, इसी संयुक्त प्रांत को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश बोलते हैं, ये वर्तमान यूपी यही है। तो उसमें ये उत्तराखंड जो है वो विलय करके शामिल कर दिया गया था। तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश की जो वो सीमा है वो नेपाल के साथ बन रही थी, जिसको बहुत बाद में देखा आपने कि नेपाल ने विवादित भी किया है। काला पानी वाला जो हिस्सा है, काला पानी नदी, काली नदी जो है उसी के पास का इलाका है। इसके बाद जो है नेपालियों ने कभी भी विरोध नहीं किया और नेपाली जो है या नेपाल जो है वो अंग्रेजों के एक प्रकार के मित्र बन गए, अभिन्न मित्र बन गए। बहुत बड़ी मात्रा में गोरख या गोरखा सेना जो है, गोरखा रेजिमेंट जो है, आपने सुना होगा, गोरखा जो सेना है वो ब्रिटिश सेना में शामिल हुई। और तमाम सारे जो पहाड़ी इलाके हैं जो अंग्रेजों को चाहिए थे, जैसे शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत है, ये सारे जो इलाके थे उन पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। और एक तरीके से इन सब के माध्यम से जब नेपाल के ऊपर अधिकार किया, तो नेपाल के ऊपर अधिकार करने से सबसे बड़ा जो सामरिक महत्व जो इनको प्राप्त हुआ है वो ये प्राप्त हुआ है
कि नेपाल के माध्यम से अब ये जो है, जो उत्तर की ओर जो आपका मध्य एशिया का जो हिस्सा है, मध्य एशिया के अभियान, मध्य एशिया के अभियान, ये इन अभियानों को चलाने में अब सहायता मिल जाएगी। तो ये भी एक तरीके से बफर टाइप के स्टेट के रूप में वो यूज करेंगे। मतलब आप सोचिए, यहां पर भारत है, यहां पर नेपाल है, और जो अब जो मध्य एशिया वाले जो प्रोविंसेस मिलेंगे, अब ये सीमा भी इनके, नेपाल वाली जो सीमा है वो भी ब्रिटिशर्स के लिए ही काम करेगी। तो ये एक प्रमुख कारण है कि नेपाल के ऊपर कोलोनाइज नहीं किया नेपाल को अंग्रेजों ने। आपने देखा कि अंग्रेजों ने नेपाल के ऊपर राज नहीं किया, क्योंकि इस संधि के बाद से नेपाल जो है वो अंग्रेजों के साथ मित्रवत व्यवहार करने लगा था, और नेपाल का वो वाला हिस्सा जो प्रमुख रूप से जीता था शुरुआत में नेपालियों ने, वो सारा तो सारा ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था, जिसे आप उत्तराखंड के रूप में भी आजकल देखते ही हैं। तो वो मिला लिया गया था, तो अंग्रेजों को उसमें शिमला मिल रहा है, मसूरी मिल रहा है, नैनीताल मिल रहा है, तो वो सब अपने हिसाब से वो एडमिनिस्ट्रेट करते थे। और जब ब्रिटिश इंडिया आजाद हुआ तो ये सारा हिस्सा भारत में ही रहा ऑफिशियली। वो जो संधि है संगोली की, तब से काम कर रही है अभी तक, तो उस संधि के तहत वो हिस्सा हमारा है, यानी कि भारत का है। तो कहने का मतलब ये कि उसको सामरिक महत्व के तौर पर उन्हें इस्तेमाल करना था, और बहुत ज्यादा जो चीजें थी वो इसी वजह से इनके लिए कोलोनाइज नहीं करी गई, या इनके ऊपर औपनिवेशीकरण का प्रभाव देखने को नहीं मिला। तो ये था आज ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच का जो संबंध था, वो मैंने आपको यहां पर बताने का प्रयास किया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि नेपाल और भारत के बीच के ये जो ब्रिटिश भारत नेपाल के बीच के जो संबंध हैं, इसमें जो होने वाले युद्ध हैं, ये युद्ध आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और संगोली की संधि व्यापक रूप में क्या है वो आपके मन में स्पष्ट हो गई होगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सीमावर्ती प्रांतों में केवल नेपाल ही है, आपको सिंध भी पढ़ना है, आपको बर्मा भी पढ़ना है, तो इनके बारे में भी हम लोग जानकारी इकट्ठी करेंगे अगले सेशन में या अगली क्लास में। फिलहाल इस लेक्चर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम से मिल सकती है, और अपने विचार आप हमसे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ कल से आपको मालूम है कि ये लाइव फाउंडेशन बैच शुरू होने जा रहा है। बहुत खुशी का दिन है, बहुत सारे बच्चे भी उत्साहित हैं, हमारी पूरी टीम भी उत्साहित है। और अगर आपने अभी तक इस फाउंडेशन कोर्स को लिया नहीं है, परचेज नहीं किया है, तो आप इस कोड का इस्तेमाल करके आसानी से परचेज कर सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ये आप इसे स्कैन भी कर सकते हैं सिंपली, या फिर ये जो लिंक है टेलीग्राम वाला, इस टेलीग्राम वाले लिंक से भी आप जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम का लिंक है और टेलीग्राम का ये स्कैनिंग, आप स्कैन कर लीजिए, या टेलीग्राम में विरत दुबे 01 लिखिए, या फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जुड़ने के लिए आप इसे स्कैन कर सकते हैं, और या फिर आप इंस्टाग्राम में विरत दुबे 01 के नाम से हमें सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोगों को हमारे ये सेशंस जो हैं वो बहुत पसंद आ रहे होंगे, और इन सब चीज़ों से के माध्यम से हम आपको आशान्वित कर सकते हैं कि हमारा जो लाइव फाउंडेशन बैच है वो आपके लिए अद्वितीय सिद्ध होगा। आपकी पढ़ाई में, आपकी सहायता में, हर प्रकार से वो आपकी मदद करने में सहायक होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपसे मुलाकात होगी जल्द ही फाउंडेशन बैच में, आज हम आपको यहीं पर छोड़ के जा रहे हैं। कल फिर इसी सत्र में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।